देव क्लासेस स्पेशल में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में आप देखेंगे कक्षा 10वीं की 2021-22 के न्यू पैटर्न पर आधारित तीसरी पोइम, जिसका नाम है एमेंडा। एमेंडा के जो कवि हैं वो एक कवियत्री हैं जिनका नाम है रॉबिन क्लेन। इनकी कुछ खास जानकारी ये है कि ये क्लेन बच्चों के लिए पुस्तकों का एक ऑस्ट्रेलियाई लेखक हैं। उनका जन्म 28 फरवरी 1936 को हुआ था। इन्होंने एक बहुत ही अच्छी पोइम लिखी है अमांडा। इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा। जितने बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है पहले से लाइक कर दें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इस कविता में आपको बताया गया है कि जब हम किसी बच्चे को लगातार किसी चीज़ों के लिए टोकते हैं तो वो भी कभी कभी परेशान हो जाता है। लेकिन हम आप लोगों की आदत होती है, हम आपसे अपने से छोटों को हमेशा कोई ना कोई गलती ढूंढ के उन्हें हमेशा टोकते रहते हैं, और वही कहानी इस बच्ची पे भी लागू होती है। अमांडा नाम की एक छोटी सी लड़की है जिसको उसकी माँ हमेशा डांटती रहती है। क्या कहती है, सबसे पहले में देखिएगा, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। इसका मतलब है डोंट बाइट से माने अपने नाखूनों को मत चबाओ अमांडा। उसकी माँ टोकती है उसे कि अपने नाखूनों को मत चबाओ। इसके बाद में दूसरे में कहती है डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। तुम अपने कंधों को झुकाकर क्यों बैठी हो। वो कहती है अपने कंधों को झुकाकर क्यों बैठी हो, मतलब हर बात पर टोकना। एक तो पहले कहती है नाखून क्यों चबाती हो, फिर कहती है अपने कंधों को झुकाकर क्यों बैठी हो। इसके बाद में कहती हैं कि स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सेट अप स्ट्रेट। इसका मतलब है तुम लेजी तरीके से मत बैठो और अपने कंधों को या अपने आप को सीधा करके बैठो अमांडा। तो ये एक पैराग्राफ में 3 चीज़ें बोली गई कि डोंट बाइट योर नेल अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सेट अप स्ट्रेट अमांडा। इसका मतलब अपने कंधों को झुका कर मत बैठाओ, अपने नाखूनों को मत चबाओ, अपने आप को लेजी तरीके से मत बैठो। स्लाउचिंग का मतलब होता है लेजी, आलसी, और हंच का मतलब होता है बेंड करना, मतलब झुकाना, और बाइट का मतलब होता है चबाना। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, और सेटअप का मतलब होता है बैठा। तो इसका हुआ डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। इसका मतलब है कि अपने नाखूनों को मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अपने कंधों को झुकाकर मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, मतलब तुम आलसी तरीके से मत बैठो। एंड सेटअप स्ट्रेट, और सीधा होकर बैठो अमांडा। तो ये इसका पहले पैराग्राफ का अर्थ है। जब जब माँ उससे ये बात बोलती है तो वो क्या सोचती है, ध्यान दीजिएगा। वो कहती है देयर इज ए लैंग्वेड। इसका मतलब होता है शांत। एमरोल्ड सी का मतलब होता है जहाँ हरा समुद्र होता है, कुछ इस तरह का है। देयर इज ए लैंग्वेड एमराल्ड सी। वो सोचती है कि यहाँ पर लैंग्वेज का मतलब शांत है, और एमराल्ड सी का मतलब है समुद्र जो ग्रीन कलर का हो। वो सोचती है कि एक ऐसा समुद्र जो हरा है, या फिर हरे समुद्र, या फिर शांति के प्रतीक होता है, कि मैं वहाँ शांत रूप से बैठना चाहती हूँ। वेयर इज़ द सोल इनहेबिटेंस इज मी। सोल माने होता है इकलौता, इनहेबिटेंस माने होते निवासी। वो सोचती है कि मैं उस समुद्र में, ग्रीन समुद्र में, जहाँ पर मैं इकलौती निवासी होंगी। अगला दिया कि ए मैरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। मैरमेड माने होता है जलपरी, ड्रिफ्टिंग माने होता है मूव, मतलब गति करना, ब्लिसफुली माने होता है शांति के साथ। वो कहती है कि एक ऐसा समुद्र जो मतलब ग्रीन कलर का है, जहाँ मुझे शांति मिलेगी। मैं वहाँ की इकलौती निवासी हूँ, और मैं वहाँ की एक जलपरी हूँ, जहाँ पर मैं ड्रिफ्टिंग माने गति कर रही हूँ, ब्लिसफुली माने धीरे धीरे। तो फिर से इसी को देख लेते हैं। देयर इज ए लैंग्वेड एमराल्ड सी। मैं एक शांत समुद्र के पास में हूँ। वेयर इज ए सोल, जहाँ पे मैं, सोल माने इकलौती, इनहेबिटेंस माने निवासी, जहाँ की मैं इकलौती निवासी हूँ। ए मैरमेड,
मरमेड का मतलब मैं एक जलपरी हूँ, ड्रिफ्टिंग ब्लेसफुली, जो वहाँ पर शांति के साथ धीरे धीरे ड्रिफ्टिंग माने गति कर रही है। तो यहाँ की मीनिंग देख लीजिए जो भी कठिन है। एमराल्ड सी का मतलब होता है हरा समुद्र। सोल का मतलब होता है इकलौता। इनहेबिटेंस का मतलब होता है निवासी। मैरमेड का मतलब होता है जलपरी। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है आपका गति कह सकते हैं या फिर मूवमेंट कह सकते हैं। ब्लेसफुली का मतलब होता है शांतिपूर्वक। उसके आगे देखिए, फिर उसकी माँ कहती है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। अमांडा, क्या आपने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया है। फिर इसके बाद टोकती हैं, क्या टोकती हैं, डिड यू टिडी योर रूम अमांडा। क्या आपने अपना रूम साफ कर लिया है। टिडी माने होता है साफ करना, योर रूम माने होता है अपना कमरा। क्या आपने अपना कमरा साफ कर लिया है। अगला है आई थॉट, मैं सोचती हूँ। आई टोल्ड यू क्लीन योर शूज़, मैं सोचती हूँ कि आपने अपने जूते भी साफ कर लिए होंगे अमांडा। तो मतलब इतना टॉर्चर किया जाता है उस लड़की को। जब इतना टॉर्चर किया जाता है उस लड़की को तो वो क्या सोचती है, वो सोचती है आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ। अनाथ उसे कहते हैं जिसके आगे पीछे घर उसके माँ बाप कोई ना हो। तो अब वो लड़की क्या सोचती है, आई एम ऑर्फन, मैं अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, जो बिना किसी कारण के भटक रही हूँ। मैं एक अनाथ हूँ जो बिना किसी कारण के भटक रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, आई माने मैं, पैटर्न सॉफ्ट डस्ट माने धूल में, सॉफ्ट डस्ट का मतलब जो आपकी मुलायम मिट्टी है उसमें मैं पैटर्न बना रही हूँ। विथ माई यूज्ड बेयर फीट, मैं अपने नंगे पैरों से उस धूल में मैं क्या बना रही हूँ, पैटर्न बना रही हूँ, कोई ना कोई चित्र बना रही हूँ। इसका द साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस का मतलब होता है जो खामोशी होता है। खामोशी ही क्या है, गोल्डन माने सोना है। खामोशी ही मेरे लिए सबसे कीमती या मूल्यवान वस्तु है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो स्वतंत्रता है वही मेरे लिए सबसे बड़ी मिठास है। वो कहती है, इतना परेशान हो जाती है कि वो कहती है कि लगता है कि आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, जो बिना किसी कारणों के, रोमिंग मतलब घूम रही हूँ, टहल रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई ह्यूज्ड बेयर फीट, और मैं अपने नंगे पैरों से उस मुलायम मिट्टी में मैं कुछ पैटर्न मतलब कुछ ड्रॉ कर रही हूँ, कुछ बना रही हूँ। द साइलेंस इज़ गोल्डन, जो खामोशी है वही सबसे मूल्यवान वस्तु है मेरे लिए। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और जो स्वतंत्रता है वही मेरी सबसे बड़ी मिठास है, या वही सबसे ज़्यादा मधुर है मेरे लिए। अभी भी कुछ कमी नहीं हुई, अभी भी आगे क्या बोला जाता है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, तुम इस चॉकलेट को ना खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, रिमेंबर माने याद रखो, योर एक्ने माने अपने मुहासों को, अमांडा अपने मुहासों को याद रखो अमांडा। इसके बाद भी अभी कुछ चीज़ें कम नहीं हुई। अब आगे बोला जाता है विल यू प्लीज़ लुक एट मी, आप फिर से क्या कहती हैं कि तुम मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही हो। यहाँ पे बोला जाता है विल यू प्लीज़ लुक एट मी, तुम मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। आई एम स्पीकिंग टू यू, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ अमांडा। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, तुम मेरी तरफ देखो। आई एम स्पीकिंग टू यू, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ अमांडा। तब उसकी माँ कहती है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, तुम मेरी तरफ देखो। तो फिर वो इरिटेट हो जाती है इन सब चीज़ों से, और फिर क्या सोचती है कि आई एम रपंजल, रपंजल एक ऐसी परी है या फिर ऐसी लड़की है जिसके बाल गोल्डन कलर के थे। देखिए इसमें चित्र भी देख सकते हैं, गोल्डन कलर के इतने लंबे बाल हैं, इतने लंबे बाल हैं कि यदि उसे किसी टावर के ऊपर बैठा दिया जाए तो टावर से अगर बाल को लटकाया जाए तो वो बाल नीचे तक आ जाएंगे। और एक चुड़ैल उस लड़की को ले जाके किसी टावर के ऊपर बैठा देती है और उस बालों को लटका देती है नीचे, और फिर बालों से वो ऊपर चढ़ती है, फिर वहाँ से नीचे उतरती है। ये कुछ इस तरह की कहानी है। बाकी कहानी देखना हो तो आप किसी यूट्यूब चैनल में आप रपंजल नाम की लड़की की कहानी देख सकते हैं। उसमें एक चुड़ैल उस लड़की को ले जाती है, गोल्डन कलर के जिसके बाल होते हैं, बहुत लंबे बाल होते हैं, उसको टावर में बैठा देती है और फिर उस बालों को लटका देती है खिड़की से नीचे, और फिर उस बालों के सहारे से वो
चुड़ैल ऊपर चढ़ती है और नीचे उतरती है, उसका यही काम रहता है। तो फिर वो क्या सोचती है, आई एम रपंजल, मैं वो गोल्डन कलर वाली रपंजल लड़की हूँ। आई हैव नॉट केयर, मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लाइफ इन ए टावर इन ट्रंकिल एंड रेयर, मेरा जो जीवन है वो मीनार में बड़ा शांत होगा और दुर्लभ होगा। आई शेल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्रेड हेयर, और मैं अपने बालों को कभी भी उस मीनार से नीचे नहीं लटकाऊंगी। मतलब वो सोचती है अगर मुझे टावर में बैठा दिया जाए तो भी मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करूँगी, क्योंकि मैं मनमौजी हूँ, लेकिन मैं अपने बालों को उस टावर के नीचे नहीं लटकाऊंगी। अब इसके बाद भी कुछ और बातें होती है। उसकी माँ कहती है, क्या कहती है, स्टॉप दैट सुल्किंग एट वंस अमांडा, तुम मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो अमांडा। अभी भी कुछ बातें पूरी नहीं हुई तो कहती है तुम मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, यू आर ऑलवेज सो मूडी, इसका मतलब तुम अब चिड़चिड़ी क्यों हो गई हो अमांडा। मूडी माने होता चिड़चिड़ापन। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, क्या मैं तुम्हें लगातार डांटती हूँ अमांडा। अब वहाँ इतना सब कुछ कह भी दिया, इसके बाद भी क्या कहती हैं, एट वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें लगातार डांटती हूँ। तो इस कहानी में किसी एक लड़की की और उसकी घर में उसकी माँ की स्टोरी के बारे में बताया गया था, जिसमें उसकी माँ लगातार उसको डांटती रहती है। लगातार डांटना एक बच्चे के लिए ठीक है, लेकिन लगातार डांटने से भी उसके मानसिकता में प्रभाव पड़ता है। किसी भी बच्चे को अगर हमें शिक्षा भी देनी है तो एक थोड़ी थोड़ी करके अगर हम उसे देंगे तो हो सकता है वो बेहतर तरीके से सीख सकता है। लेकिन अगर यही चीज़ हमारे ऊपर लागू होती है, अगर हमें भी कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए लगातार टोकता है और पूरा दिन टोकता है, तो शायद हम भी उस व्यक्ति से इरिटेट होने लगते हैं और हमें भी वो व्यक्ति थोड़ा सा कम पसंद होता है। तो हमें छोटे बच्चों पे विशेष ध्यान देना है। यदि हमें उनकी आदतें सुधारनी भी है, कुछ चीज़ें सिखानी भी है, तो हमें थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सीख देनी पड़ेगी, क्योंकि उम्र के साथ कुछ चीज़ें बच्चे स्वयं सीख जाते हैं और जो सिखाने भी पड़ती हैं तो उनमें से भी हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सा उन्हें देना है, ताकि वो बच्चे हमारी बातों को सुने, सीखें और हमारी बातों को लेकर कभी भी परेशान ना हों। तो इसमें वही कहानी बताई गई थी कि एक छोटी बच्ची को जिस तरह परेशान किया जाता है, परेशान किया जाता है। गार्जियंस तो हमेशा यही सोचते हैं कि बच्चों के साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार करें और उन्हें अच्छी से अच्छी सीख दें, लेकिन कभी कभी लगातार सीख देना भी उसकी सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो इसलिए आप इस लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा, इस पोएट से, इस कविता से आपने बहुत कुछ सीखा। और इस पोएट ने जो भी कवित्री हैं इन्होंने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी है। इस चैप्टर के जो भी, इस कविता के जो भी प्रश्नोत्तर होंगे, जो भी पैराग्राफ होंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको सारा अर्थ समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम आज के वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगी हो तो, और ना अच्छी लगी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और जितने भी दोस्त हैं सभी लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।